हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासेस में। और आज से सुमंत सर आपके लिए इंडियन पॉलिटी की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी को बिल्कुल बेसिक टू एकदम कंप्लीट लेवल आपको देने वाले हैं। और आप इतना पढ़कर आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं का एकदम संपूर्ण निचोड़ कर सकते हैं। तो आज से आपके लिए शुरू हो रहा है इंडियन पॉलिटी। पहले सर बेसिक पढ़ाएंगे आपको, जैसा देख पा रहे हैं कि भारत का संविधान है। इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट निचोड़ देंगे इंडियन पॉलिटी का। उसके बाद चैप्टर वाइज आपका इसका एमसीक्यूज कराया जाएगा, ताकि आगामी आने वाली परीक्षाओं में सवाल ना छूट सके। तो आइए सर, तो आज से सर इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे। ये हमारी टीम के मेंबर हैं और आज से आप एकदम बिल्कुल एंजॉय करिए इनके साथ। इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, लगभग 50 से 60 लेक्चर में। बिल्कुल बेसिक से पढ़िए सर के साथ इंडियन पॉलिटी, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। थोड़ा सर को समय दीजिए, एक्चुअली कैमरा फेसिंग थोड़ा सा भी टाइम लगेगा सर का, लेकिन धीरे 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 चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी आपके लिए। तो आज से इंडियन पॉलिटी आज शुरू हो रहा है सुमन सर के द्वारा, ठीक है। तो ठीक है सर, हम लगा देते हैं। डियर स्टूडेंट, मेरे तरफ से भी आप सभी को हृदय की गहराइयों से स्वागत है। तो राहुल सर के द्वारा ड्रीम क्लास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान की जो व्याख्या किया गया वो हम आपको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान, अगर हम देखें कि भाई भारत का संविधान क्या होता है, किसी भी राज व्यवस्था को चलाने के लिए एक प्रकार की पुस्तक जिसमें कानूनों का वर्णन किया गया हो, जिसके द्वारा हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हो, हमारा देश व्यवस्था चलती हो, उसे हम संविधान कहते हैं। अगर मैं संविधान की बात करूं भाई, तो संविधान सर्वप्रथम अमेरिका, अगर संविधान बना तो 1700 अगर मैं संविधान की बात करूं तो 1787 ईस्वी में अमेरिका की संविधान बना, और 1787 में अमेरिका की संविधान बना और 1789 ईस्वी में ये लागू हुआ। तो अगर हम बात करूं कि संविधान की जनक किसे कहा गया है, तो संविधान की जनक अमेरिका को कहा गया। यहाँ पे लिखित संविधान तो नहीं था। लिखित संविधान की अगर मैं अवधारणा की बात करूं तो लिखित संविधान की अवधारणा हमारा फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। लिखित संविधान की अवधारणा कहां से लिया गया है, ये बात को ध्यान रखिए। भारत में लिखित संविधान की प्रावधान फ्रांस से लिया गया। अगर मैं बात करूं भारत संविधान के इतिहास, जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने 1857 ईस्वी की क्रांति को दबा दी गई, तो उनकी मन के विचार जो थे कि हम भी अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, हम भी अपने देश में संविधान को लागू करेंगे, तो उसकी तो 1857 ईस्वी की क्रांति दबा दी गई, लेकिन उसके जो मन में विचार था ना कि हमारा जो संविधान है वो बनेगा, तो वो उसकी विचार नहीं दबी थी, ठीक है। तो 1800 सर्वप्रथम ये भारत में संविधान की मांग करने वाले, अगर हम व्यक्ति की बात करें तो संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने संविधान का मांग किया। बाल गंगाधर तिलक, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाले बाल गंगाधर तिलक। आगे अगर मैं बात करूं, धीरे 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 जब महात्मा गांधी जी का हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन जब आगे बढ़े, तो हमारे भारतीयों के भी मन में संविधान बनाने की विचारधारा बढ़ी, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे मैं बढ़ूं तो ये फिर लेक्चर चला जाएगा भाई आपकी संविधान सभा की ओर, ठीक है, ये संविधान सभा की ओर। तो बाल गंगाधर तिलक, और फिर लास्ट में आते आते अगर इसको मैं देखूं तो एक संविधान सभा का एक आएगा आपके पास वीडियो, उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि पृष्ठभूमि कैसे कैसे हमारा संविधान का बना। संविधान सभा और संविधान की पृष्ठभूमि दोनों वीडियो आप देखिएगा, उसका एमसीक्यू लगाइएगा, संविधान की पूरी निचोड़ आपका बन जाएगा पृष्ठभूमि से। तो 1946 में, लास्ट में बता दूं, 1942 और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आए और इन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध अगर समाप्त होगा ना तो भारत की संविधान बनेगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन का कहा था कि युद्धों उपरांत भारत की संविधान को बनेगा, और 1946 ईस्वी में
कैबिनेट मिशन भारत आई। कौन सी मिशन? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत भारत की संविधान सभा की निर्माण हुआ और फिर संविधान का मेरा बन करके तैयार हुआ। कब संविधान बन करके कब तैयार हुआ डियर स्टूडेंट? तो बोलो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को मेरा संविधान पारित कर दिया। 384 लोगों ने 284 लोगों ने संविधान सभा को क्या किया था? पारित किया। अब पारित करने के बाद अगर मैं बात करूं लागू हुआ, लागू कब हुआ मेरा? अगर मैं बात करूं लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान लागू हुआ और इस समय पारित करते समय मेरा संविधान में टोटल कितने भाग थे? 22 भाग। अगर मैं बात करूं भाग किसको कहते हैं, तो जो चैप्टर होते हैं ना उसी को भाग कहते हैं। यानी हमारा संविधान सभा में कितनी चैप्टर है भाई? हमारा संविधान सभा में 22 भाग है और उस समय 8 अनुसूचियां को रखा गया था, जो कि अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद, ठीक है। लेकिन अभी 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 400 प्लस। अगर मैं भाग करूं इसको बढ़ गया, फिर हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। इसीलिए आज को इतना भी समझो कि 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद। लेकिन अभी मैं बात करूं तो मूल भाग में से 3 भाग बढ़ गया है, लेकिन मूल संविधान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां और कुछ बढ़ करके 448 प्लस अनुच्छेद हैं आपके, ठीक है। तो अब मैं बात करूं, अब आगे जो चलता हूं मैं भाई 22 भाग में जो पहला आज भाग पढ़ेंगे, भाग 1 में है मेरा संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। टोटल 22 भाग हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। सारे भाग को एक वीडियो में आपको संघ एवं राज्य क्षेत्र का सब, संघ एवं राज्य क्षेत्र नहीं, एक वीडियो में मैं सारा जितने भी भाग हैं और उसके अनुच्छेद हैं वो सारे अनुच्छेद को कवर कर देंगे। आप वहां पे भी जाकर के आप अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट, ये जरा सा आप देखेंगे इसको क्या हुआ है। डियर डियर स्टूडेंट जी, भाग भाग अगर मैं अभी मैंने बताया कि भाग आप एक संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ रहे हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। देखो भाई संविधान मैंने अभी चर्चा किया था, संविधान सर्वप्रथम 1987 में अमेरिका में बना और फिर 1989 में 1787 में और 1789 में लागू हो गया। अगर मैं बात करूं कि संविधान क्या है, तो यहाँ पर संविधान क्या है, संविधान क्या है, तो सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। हमारे देश तभी चल पाता है जब हमारे पास लिखित संविधान हो, तो सभी के लिए कानून व्यवस्था समान हो और देश और राज्यों के शासन कैसे चले उसके लिए जो किताब तैयार की गई है, जिस ग्रंथ की तैयार की गई है, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो आप यहाँ से समझे थे कि भारत में कितने, भारत के संविधान में 22 भाग हैं, कितने भाग हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद थे, जो कि हम लोगों के लिखा हुआ है, जिसको हम लेसन या फिर हम चैप्टर कह सकते हैं। तो संविधान में कितने भाग हुए, मैं इसका
एमसीक्यू भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। अभी 25 भाग हैं, कुछ भाग को बढ़ा दिए गए, लेकिन मूल रूप से 22 भाग है। हम लोग इसे क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए भाई, इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको बात करूं, अब दूसरा में जो पढ़ना है भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसको बोलते हैं यूनियन एंड टेरिटरीज। संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो अगर मैं संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करूं तो यहां पे लिखा हुआ अनुच्छेद 1 भाग 1 में जो दिया गया है, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद जो लिखा गया है ना मेरा, 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद। तो भाग 1 में है 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद। भाग कितने में? भाग 1 में 4 अनुच्छेद, 1, 2, 3 और 4। भाग 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। संविधान में पूछेगा कि भारत के संविधान में भारत को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछेगा भारत के संविधान में भारत को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो भाई, लिखा हुआ अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया। इस बात को लेकर के बहस भी हो गया था कि भारत को सिर्फ भारत के नाम से जाना चाहिए। क्यों? कि भारत को हम भारत रत्न पुरस्कार देते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, भारत जनगणमन कहते हैं, तो भारत भाग्य विधाता कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ इसका कोई औचित्य नहीं है, भारत अर्थात इंडिया। तो हमारे संविधान में भारत को किस नाम से जाना जाता है? अब बोलो कि भारत में भारत के संविधान में भारत को भारत अर्थात इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ये भी देखो, भारत अर्थात इंडिया, राज्यों के संघ होंगे, राज्यों के क्या होंगे? संघ होंगे। इसका मतलब क्या होंगे? राज्यों का संघ क्या होता है? यूनियन क्या होता है? अब अनुच्छेद में 2 में हम देख लेंगे राज्यों का संघ क्या होता है। यूनियन ऑफ, इसके कभी भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब राज्य कभी टूट करके अलग नहीं हो सकती। देखो, किसी भी देश निर्माण करने के लिए 3 प्रकार की हमारा देश का संविधान बनाया जा सकता है, जिसको बोलते हैं, आगे पे देखेंगे हम, परिसंघ, जिसको बोलते हैं कोफेडरल। ठीक है, कोफेडरल वैसे देश होते हैं जिसमें समझौता के साथ एक राज्य देश के साथ शामिल रहते हैं। वैसे देश को हम कोफेडरल यानी परिसंघ वाले देश कहते हैं। ये सिर्फ समझौता है, उसका संविधान भी अलग अलग टाइप का होता है, उसकी नागरिकता भी अलग होती है, उसके झंडे भी अलग होते हैं। वैसे देश को हम कोफेडरल देश कहते हैं। और वो देश में सक्सेसफुल होता है जहाँ के लोग शिक्षित होते हैं। ठीक है, तो शिक्षित नागरिकों में कोफेडरल प्रकार के हम देश को बना सकते हैं। इसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र के पास देकर के देश का निर्माण करते हैं। और ये समझौता के तहत होता है, कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता। ये कभी भी चाहेंगे तो ये अलग हो सकता है। अगर मैं इसके एक बात करूं तो परिसंघ वाले एक देश है हमारा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका कैसी देश है? तो परिसंघ वाली देश है। अगर मैं बात करूं तो पहला हो गया आपका कोफेडरल। कोफेडरल में सिर्फ राज्य शामिल होते हैं, समझौता, उसके संविधान भी अलग होते हैं, नागरिकता भी अलग होती है। कभी भी चाहे तो वो टूट करके अलग हो सकती है राज्य देश से। अगर मैं बात करूं दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा है आपका, दूसरा जो आपका है आपका फेडरेशन यानी संघ। संघ किसे कहते हैं? वैसे देश जो समझौता के साथ कुछ लिखित के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यूनियन, संघ, फेडरेशन, राज्य मिलकर के देश का निर्माण करते हैं। और राज्य से मिलकर के, जरा सा मैं ये बता दूं, फेडरेशन को तो मैंने समझा दिया। अब यूनियन, ये दूसरी जगह आ गया, अनुच्छेद 2। कोफेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन 3 प्रकार के देश होते हैं। कोफेडरेशन आपने अच्छा से समझ लिया। दूसरा है फेडरेशन। फेडरेशन ऐसे होते हैं जो एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों को प्रयोग करें और इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। यानी ये सबसे कमजोर वर्ग के देश होते हैं। ये जो राज्य होते हैं ना शामिल हमारे, ये सबसे कमजोर वर्ग से जुड़े हुए थे। अमेरिका आपका
कौन सा किस प्रकार का है? तो अमेरिका आपका जो है वो फेडरल देश है। अगर मैं बात करूं फेडरल आपका, आप ले लो रूस। रूस एक प्रकार का कौन सी देश है? आपका रूस फेडरेशन देश है। ये देश कभी भी टूट करके अलग हो सकते हैं। 1951 में रूस से 15 राज्य अलग हो गए थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि हम किस प्रकार का देश बनाए, को फेडरेशन बनाए या फेडरेशन बना है, यूनियन देश बनाए। तो यूनियन देश का क्या होता है कि एक बार अगर आप बन गए तो आप चाह करके भी राज्य जो है देश से अलग नहीं होते हैं। एक उदाहरण को आप ले लो, यूनियन अभी जो हमारा ये था जम्मू कश्मीर, ये चाह रहे थे कि हम अलग हो जाए, लेकिन इसको भी नहीं अलग हो पाए, है ना। तो दूसरे राज्य की तो सोचने वाली दूर की बात है। तो भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी राज्य क्षेत्र है, यूनियन वाले देश है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है। भारत के कोई भी राज्य अपने देश से अलग नहीं हो सकते। तो 3 प्रकार के देश होते हैं। सबसे पहले परिसंघ होते हैं, संघ होते हैं, संघ होते हैं। भारत कैसी देश है? क्वेश्चन आएगा तो राज्यों का संघ वाली देश है, राज्य संघ है, ठीक है। आगे मैं चलूं तो भी बात करो, आगे मैं चलूं अनुच्छेद 1 में कहा था, अनुच्छेद 1 था जो आपका, ठीक है। अनुच्छेद 1 भारत के राज्यों का संघ आपने पढ़ लिया। अनुच्छेद 1 में यह भी कहा गया है कि भाई भारत राज्यों का संघ होगा और वे राज्य भारत के होंगे जो कि वे राज्य क्षेत्र भारत के होंगे जो पहली अनुसूची में जितने भी राज्य हैं ना वो भारत के राज्य होंगे। दूसरा ये भी कहा गया कि भारत की अगर अर्जित भूमि है, भारत की अगर अर्जित भूमि भी भारत के राज्य क्षेत्र होंगे। अर्जित भूमि भी हमारा भारत के राज्य क्षेत्र होंगे, अर्जित भूमि, ठीक है। अर्जित भूमि भारत के राज्य क्षेत्र होंगे। ये हमारा अनुच्छेद 1 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अगर मैं 2 की बात करूं, अगर अनुच्छेद 2 की बात करूं मैं, तो संसद को यह अधिकार है कि बाहर के कोई भी देश को भारत में मिला सकता है या किसी देश को कोई टुकड़ा कर सकता है। अनुच्छेद 1 में था भारत के राज्य, भारत जो होंगे राज्यों के क्षेत्र होंगे, जो भी क्षेत्र इसका है वो अनुसूची में एक वर्णन है और भू अर्जित भूमि को भारत में शामिल कर सकते हैं। दूसरे अनुच्छेद कह रहा है कि अगर विदेशी भूमि को भारत में मिलना है तो दूसरे विदेशी भूमि को भी भारत में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 2 आपका है कि विदेशी भूमि या अधिकार है संसद, वो भी कौन करेगी? आपको विदेशी भूमि को कौन मिला सकता है? प्रधानमंत्री मिला सकता है, राष्ट्रपति मिला सकता है या संसद मिला सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा संसद। यानी विदेशी भूमि को संसद को यह अधिकार है कि बाहर से कोई देश हो तो उसे भारत में मिला सकता है। किसी देश की कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता हो तो भारत के संविधान में मिल सकता है, ठीक है। इसका एक आप अच्छा सा उदाहरण समझ सकते हैं। सिक्किम जो था भारत के पहले राज्य नहीं थे, ठीक है। सिक्किम 1974 में नहीं 1890 में वहां की राजा की मृत्यु हो जाने के बाद उस पर चीन ने आक्रमण किया, चीन के अधीन में जाना चाह रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, भारत में मिल जाए। इसीलिए भारत में सबसे पहले आया भाई कि बताओ हमें भारत में शामिल अच्छे से अब तो आप रखोगे ना। तो भारत को तो ये है कि भाई वसुदेव कुटुंबकम की नारा देती है भारत। इसीलिए सिक्किम को कहा कि आप बिल्कुल मत सोचो, हमारे सारे देश के राज्य के समान आप भी राज्य हो। तो 1974 में भारत को सबसे पहले सह राज्य का दर्जा दिया जाए, सह राज्य का दर्जा भारत को मिलाया गया, सिक्किम को मिलाया गया। किसमें? अनुच्छेद 2 के तहत। सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत? दूसरा अनुच्छेद के तहत मिलाया गया। 1974 में इसमें सह राज्य का दर्जा मिला। ये कौन सा संविधान संशोधन? 34वां संविधान संशोधन में भारत को सिक्किम को सह राज्य की दर्जा मिला। इसके लिए संविधान के एक स्पेशल अनुच्छेद 2 को जोड़ा गया। लेकिन फिर से देखिए, सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन, भारत का 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य मेरा बन गया, ठीक है। तो 36वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 36वां संविधान संशोधन कब हुआ?
36वां संविधान संशोधन 1975 में भारत में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। ठीक है, आगे मैं देखूं अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1 पढ़ लिए, अनुच्छेद 2 भी पढ़ लिए, यानी विदेशी भूमि को भारत में मिलाने के लिए संसद मिला सकती है। ठीक है, आगे हम देखो अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के बिना अनुमति से भारत के किसी भी राज्य की नाम बदल सकते हैं, उसकी सीमा बदल सकते हैं और उसका क्षेत्रफल में भी परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 क्या कहती है, यानी भारत के राज्य के भीतर जो भी राज्य है उस राज्य के नाम बदल सकते हैं, नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं या फिर उसके नाम या सीमा परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 2 था विदेशी भूमि को मिलाना। अनुच्छेद 3 है भारत के राज्य के अंदर अगर नए राज्य का निर्माण करना हो, नए नाम रख देना हो या उसकी सीमा परिवर्तन कर देना हो तो अनुच्छेद आपका 3 है। बहुत अच्छा से समझ में आ गया। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से राज्य की नाम को बदल सकते हैं, सीमा परिवर्तन और क्षेत्र परिवर्तन कर सकते हैं बिना अनुमति से, लेकिन इसमें लिखित होना चाहिए, राष्ट्रपति को लिखित के द्वारा। अब मैं बात करूं अनुच्छेद 4 का, तो अनुच्छेद 4 कहता है, ये है 368 संविधान संशोधन 368 में। देखो अब यहाँ पे देखें अनुच्छेद 3 में राज्य की स्थापना हो गया, एमपी से अलग हो गया 1 नवंबर को। 2000 में कौन कौन राज्य हो गए, एमपी अलग हो गए, जिसे छत्तीसगढ़ से अलग हो गए भाषा के आधार पर। दूसरा यूपी से अलग हो गए उत्तराखंड, और बिहार से हो गया झारखंड। अगर मैं देखूं 1987 में 1987 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा और मिजोरम भी राज्य अलग हो गए। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्य अलग हो गए कब, 1987 को अनुच्छेद 3 के तहत। 1972 में देखो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, 1972 में नहीं, 1987 में तो ये है। तो 1987 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। ठीक है, अगला मैं देखूं अनुच्छेद 4 कहता है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 पर काम कर रहा हो संसद, तो राष्ट्रपति उसके प्रतिबंध नहीं कर सकते। जब अनुच्छेद 4, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी भी विदेशी राज्य को मिलाएगी, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति को किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस अनुच्छेद को 368 के बाहर रखा गया है। अगला देखें तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 आपका हुआ कंप्लीट। नहीं सही कुछ नहीं, नहीं तो सर, हाँ हाँ तो नहीं, अभी एक ही पेज खत्म हुआ, किसे मिला था सर? ये वाला? जैसे जैसे अब देखिए मेरा अखंड भारत, ठीक है, जब भारत की टुकड़ा, अखंड भारत जब हमारे भारत की टुकड़ा नहीं हुआ था, तो उस समय के क्षेत्र को, भारत को हम क्या कहते हैं, अखंड भारत। 1893 में सर डुरंड ने भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा के निर्धारण किया, जिसे हम डुरंड रेखा या डुरंड लाइन कहते हैं। ठीक है, अब डुरंड लाइन पाकिस्तान नहीं, अब अफगानिस्तान और चीन के बीच में है। डुरंड लाइन अब कहाँ है,
अफगानिस्तान और चीन के बीच की सीमा का निर्धारण करने वाली लाइन है कौन सी, डूरन लाइन। लेकिन उस समय 1893 ईस्वी में जो हमारा भारत से टूट करके पहला जो अलग हुआ वो मेरा अफगानिस्तान था। अगर मैं बात करूं उसी समय में एक और 1935 में भारत से हमारा एक और अलग देश हो गया जिसका नाम था वर्मा। वर्मा यानी म्यांमार, अभी हम कह सकते हैं म्यांमार। म्यांमार भारत से कब अलग हुआ, 1935 को। फिर भारत विभाजन के अनुसार जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा किया गया और इसके तहत हमारा टुकड़ा पाकिस्तान बन गया। 1947 में अलग हो गया और फिर बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश बन गया, है ना। तो अखंड भारत से मेरा सबसे पहले अफगानिस्तान अलग हुआ, फिर बर्मा अलग हुआ और फिर हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ। देखिए ये जो विभाजन किया गया, विभाजन तो मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था और एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, जिसके रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। अगर मैं बताऊं, बोलो रेड क्लिफ रेखा किन दोनों की विभाजन रेखा करती है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है हमारी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और चीन की बीच रेखा है और भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा को जीरो लाइन कहते हैं। इसको भी आप समझ लो, भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा को हम जीरो लाइन कहते हैं। अंग्रेजों ने, देखिए अब आगे मैं अगर बात करूं, अंग्रेजों ने देसी रियासत को, जब हमारा देश आजाद हो रहे थे ना, हमारा देश जब आजाद हो रहे थे तो भारत में 3 प्रकार का यानी 4 प्रकार का था। एक बोलते हैं, भारत जब आजाद हो रहे थे तो भारत जब आजाद हो रहे थे, लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 प्रकार की योजना बनाया। कोई भी अगर राज्य चाहे कि हम स्वतंत्र रह सकते हैं तो स्वतंत्र रह जाए, या कोई चाहे कि पाकिस्तान में हमको विलय होना है तो वो पाकिस्तान में हो जाए, या फिर कोई चाहे कि हमें भारत में विलय होना है तो भारत में विलय हो जाए। ये माउंटबेटन योजना ने हमारे देसी रियासतों को दिया। देसी रियासतों के पास ये था कि भाई आप अगर चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो आप चाहो भारत में मिलना चाहते हो तो भारत में मिलना चाह जाओ, या फिर आप स्वतंत्र देश बनाना चाहते हो तो स्वतंत्र देश बना करके रह सकते हो। तो उस समय भारत में 552 से अधिक देसी रियासतें, यानी कुल मिलाकर के 565 देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, 565 देसी रियासत थी। और इस रियासत को मिला करके हमारा एक अखंड भारत देश बनाना था। तो इसे विलय करने के लिए एक रियासत मंत्रालय की स्थापना की गई और इसका जो प्रधान बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का काम था कि ये जितनी भी देसी रियासत है, 565 देसी रियासतों को एकीकरण करके भारत के अखंड राज्य में शामिल करना। तो फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार की जिम्मेदारी की गई कि उसे यूनियन बनाइए, यानी राज्यों का संघ बनाइए जो कि कभी टूट करके अलग नहीं हो। ठीक है, अगर मैं आगे देखूं तो ये लिखा हुआ है। तो रियासत मंत्रालय के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका सहयोग देने वाले जो थे हमारे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका सहयोग देने वाले बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, रियासत मंत्रालय के प्रधान कौन कौन थे, तो रियासत मंत्रालय के प्रधान जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने साम दाम दंड और भेद की नीति के अनुसार जितने भी 565 देशी रियासत था, कुछ ऐसे देशी रियासत थे जो कि राजभक्त थे, देशभक्त थे, उन्होंने स्वतः भारत में विलय कर लिया। कुछ ऐसे थे जो साम दाम दंड भेद की नीति पे भारत में शामिल किया, और कुछ ऐसे थे जो कि सोच रहे थे कि हम अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे, पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तो इस तरह से 3 हमारे जो थे, इन लोगों ने, देखिए यहाँ पे
ये जो तीनों लोग हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु राज्य में विलय के तैयार नहीं हुए। कौन कौन? 3 राज्य जो ऐसे थे जो कि विलय के लिए तैयार नहीं थे। एक हैदराबाद, हैदराबाद का राजा जिसका नाम था निजाम, है ना, ये पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। इन्होंने ऑप्शन दे रखा था लॉर्ड माउंटबेटन ने कि आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, आप चाहो तो भारत में मिल जाओ, या तो आप चाहो तो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सकते हो। तो हैदराबाद के जो राजा थे निजाम, उसका सोचना था कि भाई हम कहाँ पे मिल जाएंगे? पाकिस्तान में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे पोलो एक कार्यक्रम, पोलो एक पुलिस विभाग को भेजा और सैनिक कार्रवाई के अनुसार हैदराबाद को मिला लिया। अगर मैं बोलूं, बताओ कि सैनिक कार्रवाई के अनुसार, सैनिक कार्रवाई के अनुसार विलय कर लिया किसको? तो हैदराबाद को किस आधार पर विलय किया गया? हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के अनुसार भारत में विलय किया और इसका नाम रखा गया पोलो। ठीक है, इसका नाम क्या है? पोलो। आगे मैं बात करूं, हैदराबाद का तो हो गया। हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद पाकिस्तान में मिलना चाहते थे लेकिन पुलिस ने मिला लिया। कब? 1748 ईस्वी को। अगर मैं बात करूं हैदराबाद का विलय भारत में कब हुआ? हैदराबाद का विलय भारत में 17 सितंबर 1948 में ले लिया गया। ठीक है, 17 सितंबर 1948 को भारत में इसको विलय कर लिया। अगर मैं बात करूं हैदराबाद के बाद दूसरा है तो आपका जूनागढ़ के जो राजा थे ना, उसका नाम था महावत खां। जरा सा देखिए, गुजरात एक रियासत थी जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। वहां के जो राजा थे महावत खां, वो सोच रहा था कि हम पाकिस्तान में मिल जाए और पाकिस्तान के साथ हमारा देश में विलय हो जाए। लेकिन गुजरात की जनता, वहां के राजा महावत खां थे, मुसलमान थे, लेकिन हिंदुओं की संख्या बहुत थी उसकी। तो वहां पे सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा दिया, यानी वोटिंग करा दिया कि भाई किसको किधर रहना है। ठीक है, तो जनता के मत के अनुसार, जिसको बोलते हैं हम जनमत संग्रह के आधार पर, जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। इसको पुलिस कार्रवाई के अनुसार पर मिलाया और इसको जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया। अगर मैं बात करूं, एक और तीसरा राज्य था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर, इसको विलय पत्र के अनुसार मिलाया। मैं इसको विलय पत्र के अनुसार भारत में विलय कर लिया गया जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उसका नाम था हरि सिंह। ठीक है, ये देखिए, यहाँ के मुस्लिम थी, जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हरि सिंह था, ये सोच रहा था कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन आजाद के बाद उन्होंने कहा कि हम भारत में नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे। कौन है भाई? जम्मू कश्मीर। हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसपैठ करा दिया। पाकिस्तान के घुसपैठी जम्मू कश्मीर में घुस गए और हरि सिंह को लगा कि अब हम पे पाकिस्तान अटैक करके पाकिस्तान को ले लेंगे, इसीलिए हरि सिंह अब नहीं बचेगा। तब हरि सिंह ने नेहरू के पास आए और सरदार पटेल से 26 अक्टूबर 1947 हरि सिंह दौड़ते दौड़ते सरदार पटेल के पास आए कि चाचा हमको बचाइए। ठीक है, नेहरू ने बोला कि हमसे भाई तो होगा नहीं, आप सरदार पटेल के पास जाइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विलय पत्र के अनुसार, यानी एक सहमति पत्र के अनुसार, जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के अनुसार मिलाया। अगर मैं बात करूं, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिला लिया और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के अनुसार मिला लिया। यहाँ के राजा निजाम थे, यहाँ जूनागढ़ के राजा जो महावत खां थे और यहाँ के राजा जो थे ना, वो हमारा हरि सिंह थे। तो इस तरह से 3 राज्य को मिला लिया। कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को। अगर मैं बात करूं आगे, अब इस सभी को मिला करके भारत को जो बांटा गया ना, 4 वर्ग में बांटा गया। भारत को सभी को मिलाकर के 4 वर्ग के रूप में भारत को 4 वर्ग के राज्य में शामिल किया गया। सबसे पहले अगर हम समझें, ए बी सी डी। ठीक है, भारत में 4 प्रकार के वर्ग थे। ए से बोलते हैं, ए वर्ग में आपका अगर मैं सबको बांट दूं तो ए वर्ग और बी वर्ग और सी वर्ग और आपका डी वर्ग, ये 4 प्रकार का हमारा भारत था। उस 4 प्रकार के भारत में ए वर्ग में ब्रिटिश भारत रहते थे। वहां का राज्य अंग्रेजों के शासन, जहां बैठ करके अंग्रेज शासन चलाते थे, उस क्षेत्र को हम ब्रिटिश भारत बोलते हैं। ठीक है, दूसरा था देसी रियासत। तो देसी रियासत किस प्रकार का था?
वहां का राज्य जहां देसी रियासतों का शासन था। देसी रियासत राजा होते थे इंडिया का, लेकिन अधीन किसके होते थे? वो ब्रिटिश के अधीन। तो वैसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? देसी रियासत। ठीक है, देसी रियासत राजा होते थे इंडिया का, लेकिन अधीन किसके होते थे? तो ब्रिटिश के अधीन होते थे, इसीलिए इसे हम देसी रियासत कहते हैं। अब एक था कमिश्नरी क्षेत्र, जिसको बोलते हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। डायरेक्ट अंग्रेज बड़े 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 शहर, जहां अंग्रेज केवल उस शहर का पर कब्जा किए हुए थे, वैसे क्षेत्र को हम कमिश्नरी क्षेत्र कहते थे। और एक था आपका यूटी। तो भारत 4 प्रकार के वर्ग में बांटा गया था, और इसको 7वां संविधान संशोधन इसको समाप्त कर दिया, भाग 7 को। तो भाग 7 में अगर संविधान के भाग 7 पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ये चारों था ना, इसको समाप्त करके राज्य और यूटी बना दिया गया। ठीक है, तो उस समय भारत के निर्माण करने में 4 वर्ग था। एक ब्रिटिश भारत था, एक देसी रियासत था, एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो थे। अब देखो यहाँ पर बात हुई कि भाई राज्य का गठन करना है। ठीक है, तो राज्य के गठन किस आधार पर किया जाएगा? तो राज्य के गठन करने के लिए प्रशासनिक इकाई चाहिए या भाषा की इकाई पर चाहिए? तो इसकी जांच करने के लिए भाषा के आधार पर हमारा राज्य का गठन हो या प्रशासनिक इकाई पर राज्य का गठन हो, इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका नाम था श्याम कृष्ण धर, है ना, एस के धर। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर न्यायाधीश थे, एस के धर। भाषा आधार पर राज्य गठन करने के लिए इसके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए, और उन्होंने बताया कि भाई बताइए कि हमको किस आधार पर हम अपने देश में राज्यों का गठन करें। तो एस के धर कमेटी ने बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन नहीं होनी चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बाद में कह सकता है कि भाई भाषा के आधार पर हम एक राज्य हैं, हमारी भाषा अलग है, इसीलिए हम कभी भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, यह हमारे राज्य में कोई दूसरे नागरिक नहीं आ सकते हैं। तो भाषा के आधार पर शुरुआत में इन्होंने विरोध किया और बोला, एस के धर 1948 में बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, गठन भाषा 1948 में गठन किया गया, किंतु ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। और इन्होंने कहा प्रशासनिक आधार पर, किसके आधार पर? प्रशासनिक आधार पर राज्यों की गठन होनी चाहिए। अब इसकी जांच के बाद एक और कमेटी बन गया, जिसका नाम था जेबीपी कमेटी। ठीक है, एक कमेटी और बना गया जिसका नाम था जेबीपी कमेटी, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये तीनों व्यक्ति का एक कमेटी बन गया। जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, पी से हो गया वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये तीनों ने जयपुर अधिवेशन किया, और इन्होंने भी क्या बोला भाई कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। अब जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, तो इसके लेकर के 1952 में आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग होने के लिए 1952 में तेलुगु भाषा, जो कि आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश की भाषा है। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेटी श्री रमल्लू, यानी एक प्रकार का नेता थे ये, नेता ने आमरण अनशन पर बैठ गया। ठीक है, 56 दिन की आमरण अनशन के बाद इसकी मृत्यु 1 अक्टूबर नहीं, इसकी मृत्यु कब हो गई? इसकी मृत्यु, श्री रमल्लू की मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 को। यानी राज्यों की गठन करने के लिए, भाषा के आधार पर राज्य की गठन करने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए, और 56 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठा रहा श्री रमल्लू, और 15 दिसंबर 1952 की मृत्यु हो गई। जब 1952 की मृत्यु हो गई, तो उसके विरोध में और लोगों ने क्या किया? धरना पर बैठने लगे, भाई हमको भाषा के आधार पर राज्य का गठन चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य का गठन चाहिए। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि भाई इसका तो विरोध बहुत जोर शोर से चल रही है, मेरी कुर्सी भी जा सकती है। तो 1952 में मृत्यु के बाद जनता के विरोध बढ़ गया, और 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की स्थापना हुआ, जिसका नाम है हमारा आंध्र प्रदेश। अब प्रश्न बोलेगा कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन था?
तो भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य आपका कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अब एक राज्य जब भाषा के आधार पर गठित हो गया तो दूसरे राज्य भी सोचने लगे कि भाई हमको भाषा के आधार पर गठित होना है। इन्होंने तब क्या किया? एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953 ईस्वी में, जिसका नाम रख दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका अध्यक्ष आपके कौन थे? फजल अली हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए भाषा के आधार पर राज्य का गठन होगा या नहीं होगा, इसकी जांच करने के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? फजल अली और हृदयनाथ कुंजरू इसका सहायक थे। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। राज्य भाषा आयोग का गठन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? इसका फजल अली आयोग, और इसकी स्थापना 1953 में हुई और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1956 में दिया। आपका प्रश्न पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित हुआ? पारित कब हुआ? 1956 में। गठन कब हुआ? 1953। इसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? बना आपका 1953 में, और इन्होंने रिपोर्ट कब दिया यानी पारित कब किया? 1956 को। ठीक है, 1956 में पारित किया। 56 में पारित करने के बाद इन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर हम अलग कर सकते हैं, लेकिन एक राज्य और एक भाषा की कानून नहीं चलेगी। एक राज्य और एक भाषा की कानून नहीं चलेगी। अब 1956 में पारित होने के बाद, पारित हो जाने से फजल अली की बात को लोग क्यों मान लेगा? फजल अली की बात को क्यों मान लेगा लोगों ने? तब इसके लिए संविधान का संशोधन करना पड़ा। ठीक है, तब फजल अली की रिपोर्ट के अनुसार 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, और 56 में होने के बाद जो 4 प्रकार के वर्ग थे, ब्रिटिश भारत, देशी रियासत, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और जो हमारा यूटी था ना, केंद्र शासित प्रदेश, इसको समाप्त कर दिया गया और भारत में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित भूमि की जगह रखा गया। ठीक है, तो इसमें भाग 7 को भी समाप्त कर दिया। 7वां संविधान संशोधन भाग जो 7 में था ना, बांटा हुआ मेरा ए, बी, सी और डी, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो भाग 7 में समाप्त करके कितने प्रकार के वर्ग बांटे गए? ए, बी, सी, डी। इसको भी समाप्त करके 3 प्रकार के राज्य बना दिए गए, यूटी बना दिए गए और राज्य बना दिए, यूटी बना दिए, और अर्जित भूमि जो होंगे वो भारत में शामिल होंगे। अब आगे देखें, आगे देखें, देखिए 1904 वर्ग में बांट दिया गया। उसी तरह से अगर मैं बात करूं और कौन कौन राज्य से अलग हुए, ठीक है, कौन कौन राज्य से अलग हुए। अगर मैं भाषा के आधार पर राज्य का गठन होने वाला पहला जो राज्य था आपका आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। 1956 में ये भाषा के आधार पर 1956 में तब जाकर के भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो कि वर्तमान में अभी 28 राज्य, कितने राज्य? 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में। उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब उसी तरह से गठन होने के बाद अब यहां पर देखिए पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इन्होंने भी भाषा के आधार पर अलग हुआ। भाषा के आधार पर ये भी राज्य मेरा क्या हुए? अलग हुए। इसके सिफारिश पर पेप्स्यू को 4 भागों में टूट गया। पंजाब जो बहुत बड़े क्षेत्र थे, हिमालय वाले प्रदेश को, यानी ये पंजाब से टूटा हुआ जो मेरा भाग है ना, हिमालय क्षेत्र भी, हिमालय पहाड़ी की ओर से बना हुआ क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। नीचे में हरियाणा, हिंदी बोलने वाली भाषा को हरियाणा बना दिया, और पंजाबी बोलने को पंजाबी, और फिर यूटी बना दिया हमारा चंडीगढ़ को। ठीक है, तो भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश भी हुआ, हिंदी हरियाणा भी अलग हुआ, पंजाब भी अलग हुआ और चंडीगढ़ भी अलग हुआ। इस प्रकार भारत एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर
इतने में रह गया। और वर्तमान में अभी 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले देखो जम्मू कश्मीर को जब तोड़ा था तो 29 राज्य हो गए थे और 7 से बढ़कर के हो गया था आपका 28 राज्य। अभी है दादर और नागर हवेली। यहाँ पे देखो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इसकी संख्या 9 हो गई थी। ठीक है, इसकी संख्या 9 हो गई थी। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर और नागर हवेली को, दमन दीव को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नागर हवेली 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको क्या करना है, दादर और नागर हवेली कर दिया गया। और अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखो नेफा का अर्थ होता है, नेफा का अर्थ होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किधर वाले क्षेत्र है, ये बोलो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, नेफा। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले क्षेत्र को नेफा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। आगे हम देखें भाषाई के आधार पर। अब जो मैंने हमको पढ़ाया, आपको जो मैंने पढ़ाया उसके आधार पर कुछ स्मरणीय तथ्य को आपको रखना है और आपको पढ़ना है। ठीक है, मेरे साथ में देखिए, भाषाई के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। राज्य पुनर्गठन के अनुसार भारत में कितने राज्य थे 1956 में, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत के 26वें राज्य के रूप में 2002 में छत्तीसगढ़ को गठन हो गया। 2000 में छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड और उत्तराखंड। ये तीनों राज्य की गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर को, और ये है हुआ 9 नवंबर को, और ये हो गया आपका 15 नवंबर को। तो 26वें राज्य कौन बना आपका, 26वें राज्य के छत्तीसगढ़ के रूप में हुआ। ठीक है, उत्तराखंड आपका 27वें राज्य हुआ और ये आपके 28वें राज्य हो गया, और ये आपका 26वें राज्य हो गया। अगर 25वें राज्य की मैं बात करूं तो भारत के 25वें राज्य बना आपका गोवा। ठीक है, भारत का 25वें राज्य आपका कौन है, गोवा। अगर मैं 22वें राज्य की बात करूं तो भारत के 22वें राज्य है आपका सिक्किम। तो 26वें राज्य के रूप में कौन हुआ आपका, छत्तीसगढ़। अगर मैं 29वां राज्य की बात करूं, 28वां राज्य, 29वां राज्य की मैं बात करूं तो वो तेलंगाना बना था। ठीक है, तेलंगाना 2 जून 2014 को। अब मैं बात करूं किसी भी राज्य के गठन के लिए संविधान की अनुसूची में परिवर्तन, यानी राज्य की निर्माण करना है तो किस अनुसूची में परिवर्तन करना होगा, अनुच्छेद 1 में। भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और उसका क्षेत्रफल जो है वो हमारा कहाँ पर वर्णन है भाई, अनुच्छेद 1 में। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा, ये भी मैंने पढ़ाया था। 35वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को सहराज्य का दर्जा मिला। आगे देखो, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासत भारत सरकार की कार्रवाई के फलस्वरूप भारत में शामिल की गई। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई और जम्मू कश्मीर को जो विलय किया गया, विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। जूनागढ़ ये तो नीचे में हम लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं इसको, फ्रांसीसी, देखिए फ्रांसीसी ने 1954 ईस्वी में, फ्रांसीसियों, भारत में जो शासन चल रहा था फ्रांसीसियों का 1954 ईस्वी को, है ना। 1954 में फ्रांसीसी ने चंद्रनगर जो है हमारा पश्चिम बंगाल में था। चंद्रनगर, यमन और करिकाल को 4 क्षेत्र पे थे, यमन, चंद्रनगर और पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी को मुक्त किया। फ्रांसीसियों ने अमन, करिकाल, पांडिचेरी और
एक है चंद्रनगर, ये आपका चंद्रनगर। ये चंद्रनगर को कब स्वतंत्र किया? 1954 को। और 1956 में सभी मिलाकर के पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश कब बना आपका? 1956 में। ठीक है, आप इतना समझ गए। आगे हम देखें, मद्रास के लिए तेलुगु भाषियों के आधार पर मांग करते हुए पोटी श्री रमल्लू की मृत्यु हो गई। कब? इसको 15 दिसंबर 1952 को। 1952 56 दिन की आमरण अनशन पर बैठा रहा और फिर इसका मृत्यु हो गया। तो ये तो आप पढ़े हैं। श्री रमल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु के लिए अलग राज्य, यानी कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन था? तेलुगु। ये भी आपने पढ़ा। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के ऐसे राज्य क्षेत्र हैं जिसका अपना उच्च न्यायालय है और यहाँ पे विधानसभा भी है ना। 2 केंद्र शासित प्रदेश बताइए जहां पर विधानसभा है। तो आपका दिल्ली और पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर नहीं, दिल्ली और पांडिचेरी में है और यहाँ पे अपना सर्वोच्च न्यायालय है। आगे की मैं बात करूं, आगे की मैं बात करूं आगे की मैं बात करूं तो ये है आपका संघ, दिल्ली और पांडिचेरी की बात। आगे संघ और राज्य क्षेत्र का प्रशासक कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। संघ और राज्य का प्रशासक कौन होते हैं? संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता, अपितु राष्ट्रपति एजेंट या अभिकर्ता के रूप में होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषद दोनों का निर्माण करते हैं। यानी राज्य में विधानमंडल की स्थापना या फिर विधान परिषद की स्थापना या फिर मंत्री परिषद की स्थापना कौन करती है? संसद के द्वारा होती है। अब आपके पास जो मैंने पढ़ाया इसका एमसीक्यू आप जल्दी जल्दी बनाएंगे। ठीक है, इसकी जल्दी जल्दी आप बनाएंगे। देखो, पहला जो क्वेश्चन है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एमसीक्यू में। जी सर। डियर स्टूडेंट, इसका एमसीक्यू कल कर लेते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में इसका सारे एमसीक्यू होगा, उसको भी आपको देख लेना है और ड्रीम क्लास को लाइक जरूर कर देना। ठीक है।